10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी का एक नया टॉपिक। इससे पहले हमने आनुवांशिकी के अंदर मेंडल के जीवन परिचय को पढ़ा और इसके अतिरिक्त हमने वंशागति और आनुवांशिकी जैसे टर्मिनोलॉजी को पढ़ा। आज हम कुछ अन्य टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। परीक्षा के अंदर इस टर्मिनोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टर्मिनोलॉजी रहेगी जेनेटिक्स से रिलेटेड, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आनुवांशिक शब्दावली या जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। ये बहुत शानदार टॉपिक है। अगर आप आनुवांशिकी चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर के अंदर आपको इन तथ्यों की जानकारी जरूरी है, इन शब्दावली की, इस टर्मिनोलॉजी की जानकारी जरूरी है। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं है, आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई हुई है, देन आप आनुवांशिकी को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। अगर आपको आनुवांशिकी या जेनेटिक को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझना है तो आपको ये टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। चलिएगा, हम आज इस टर्मिनोलॉजी को शुरू करते हैं। तो आनुवांशिक शब्दावली की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने पहली जो शब्दावली आती है वो आती है जीन, कि जीन क्या होता है। देखिएगा बच्चों, जो जीन है वो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। इस परिभाषा को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। ये जो बच्चों लक्षण है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पौधे की लंबाई हो सकती है, पुष्प की स्थिति हो सकती है, पुष्प का रंग हो सकता है, बीज का आकार हो सकता है, बीज का रंग हो सकता है, फली का आकार, फली का रंग। ये सभी बच्चों क्या हैं? ये सभी के सभी लक्षण हैं। अब जो जीन बच्चों शब्द है, ये जीन शब्द मेंडल ने नहीं दिया था। चूंकि हम आनुवांशिकी पढ़ रहे हैं तो सीधा का सीधा संबंध आनुवांशिकी का किससे है? आनुवांशिकी का सीधा संबंध ग्रेगर जॉन मेंडल से है। लेकिन बच्चों यहां पर हम बात करें जीन की, तो जीन शब्द मेंडल ने नहीं दिया था। मेंडल ने जो शब्द दिया था वो शब्द था कारक। जीन शब्द बच्चों दिया था जोहानसन ने। ये परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो जीन शब्द है वो किसने दिया था। तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, लेकिन जो कारक शब्द है वो दिया था मेंडल ने। हालांकि कारक और जीन दोनों एक ही चीज है। कारक मेंडल ने दिया था और जीन जोहानसन ने दिया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं युग्म विकल्पी या एलील की। तो किसी भी एक लक्षण बच्चों, वो लक्षण कोई भी हो सकता है, किसी भी एक लक्षण। अब आपके मन में बार बार प्रश्न तो उठता ही होगा कि सर ये लक्षण क्या है। तो यहां पर लक्षण का मतलब है पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग। इसके अतिरिक्त बात करें हम तो फली का आकार, फली का रंग। ये सभी के सभी बच्चों क्या है? ये लक्षण है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रासी समूह को युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी कहते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हम एक लक्षण लेते हैं, उस लक्षण के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर हमने लिया एक लक्षण और वो लक्षण बच्चों हमने ले लिया लंबाई। हम जानते हैं कि लंबाई के अंदर या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बौना होगा। तो लंबाई में हमने ले लिया या तो पौधा लंबा होगा, लंबा नहीं होगा तो पौधा क्या होगा बच्चों, बौना होगा।
लक्षण कितना है, एक लक्षण है। लक्षण क्या है, लंबाई है। लंबाई के अंदर बच्चों जो लंबापन है वो दर्शाएंगे हम कैपिटल टी से और कैपिटल टी से। बौनापन जो है बच्चों वो हम दर्शाएंगे स्मॉल टी से और स्मॉल टी से। यहां पर ध्यान देना बच्चों कि जो लंबाई का लंबापन है उसके अंदर 2 बार कैपिटल टी आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जीन के बच्चों 2 द्विप्रासी समूह हैं। यहां पर ये एक कैपिटल टी आ रहा है, ये दूसरा कैपिटल टी आ रहा है। इसका मतलब है किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 द्विप्रासी समूह को ही हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। तो यहां पर ये एक टी और ये एक टी आपस में युग्म विकल्पी हो जाते हैं, जो कि लंबाई का कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, लंबापन प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर यही चीज हम यहां पर लेते स्मॉल टी और स्मॉल टी के संदर्भ में, तो पहला स्मॉल टी यहां पर पहला द्विप्रासी समूह हो गया, दूसरा स्मॉल टी यहां पर दूसरा द्विप्रासी समूह हो गया, और दोनों द्विप्रासी समूह जब मिल जाते हैं तो एक लक्षण क्रिएट करते हैं, और लक्षण होगा लंबाई का। और कौन सा लक्षण होगा, तो बौना लक्षण होगा। यानी कि जो पौधा होगा वो बौना होगा जब कभी भी जीन के 2 द्विप्रासी समूह इस कंडीशन में होते हैं, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, देन हम कहते हैं कि पौधा जो है वो बौना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा युग्म विकल्पी का, यानी कि किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 द्विप्रासी समूह के युग्म को हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी को भी हम आगे 2 भागों में पढ़ते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि युग्म विकल्पी कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सम युग्मजी और दूसरा होता है विषम युग्मजी, यानी कि होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि ये सम युग्मजी क्या है और विषम युग्मजी क्या है। सम युग्मजी का मतलब है किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों द्विप्रासी समूह अगर समान हैं, दोनों द्विप्रासी समूह अगर समान हैं तो हम कहेंगे वो समयुग्मजी है। तो वो युग्म विकल्पी कैसे होंगे, समयुग्मजी होंगे। मैंने यहां पे कहा कि जब दोनों द्विप्रासी समूह जब एक समान हो, और जब दोनों द्विप्रासी समूह एक समान होते हैं हम कहेंगे कि युग्म विकल्पी का कौन सा प्रकार है, समयुग्मजी है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जीन के जब 2 द्विप्रासी समूह समान होते हैं, एक समान होते हैं, तो हम समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि जीन का ये पहला द्विप्रासी समूह हो गया, ये जीन का दूसरा द्विप्रासी समूह हो गया, दोनों कैपिटल टी है, समान है, इसका मतलब ये समयुग्मजी है, होमोजाइगस है। इसके अलावा हम और बात कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यहां पर भी दोनों युग्म विकल्पी कैसे है बच्चों, समान है। यहां पर भी दोनों युग्म विकल्पी समान है। हम युग्म विकल्पी को क्या कहते हैं, द्विप्रासी समूह कहते हैं। दोनों द्विप्रासी समूह या दोनों जो युग्म विकल्पी हैं वो बच्चों कैसे हैं, समान है, यहां भी समान है। और बच्चों जब भी जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं तो हम कहते हैं कि जो पौधा है वो समयुग्मजी है। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी रहती है वो रहती है विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस। तो यहां पर हम बच्चों क्या कहेंगे कि जब दोनों युग्म विकल्पी या द्विप्रासी समूह, दोनों युग्म विकल्पी या द्विप्रासी समूह अलग अलग हो, जब दोनों युग्म विकल्पी या द्विप्रासी समूह अलग अलग हो तो हम कहेंगे कि हमारा जो पौधा है वो किस प्रकार का है, विषम युग्मजी है, हेटेरोजाइगस है। कैसे होगा देखिएगा, यहां पे मैंने लिख दिया कैपिटल टी, यहां पे मैंने लिख दिया स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या यहां पे बच्चों दोनों युग्म विकल्पी एक जैसे हैं, तो आप कहोगे सर नहीं है, अलग अलग हैं। यहां पे कैपिटल है, यहां पे स्मॉल है।
दोनों युग्म विकल्पी कैसे है बच्चों, अलग अलग हैं। इसका मतलब ये विषमयुग्मजी है। तो जब कभी भी कैपिटल टी आता है हम कहेंगे समयुग्मजी है। जब कभी भी स्मॉल टी आता है हम कहेंगे समयुग्मजी है। और जब कभी भी कैपिटल टी या स्मॉल टी आता है इस प्रकार से तो हम कहेंगे कि यह विषमयुग्मजी का प्रकार है। तो आप आसानी से इनके अंदर विभेद कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो पौधा है वो समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं हम लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। तो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की बात हम सजीव के संदर्भ में करेंगे, क्योंकि सजीव के अंदर पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और जीव जंतु भी आ जाएंगे, क्योंकि जीव जंतु और पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से हम सजीव कह सकते हैं। तो ध्यान देना कि जो लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप हैं ये क्या होता है। तो बात करें हम सजीव की कि सजीव की जो बाह्य प्रतीति होती है, सजीव की बाह्य प्रतीति। अब सर आप कहोगे कि बाह्य प्रतीति क्या होती है। बाह्य प्रतीति का मतलब ये हुआ कि वो दिखने में कैसा, उसकी कद काठी कैसी है, वो लंबा है कि बोना है, यानी कि एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, जो बाह्य संरचना है वो उसकी कैसी, उसे हम कहते हैं बाह्य प्रतीति। तो सजीव की जो बाह्य प्रतीति होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, वो लक्षण प्ररूप कहलाती है। उसी प्रकार से हम समझते हैं जीन प्ररूप की। तो सजीव की बाह्य प्रतीति नहीं बच्चों, आंतरिक संरचना, जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर रहती है, जो उसकी आंतरिक संरचना रहती है वो कहलाती है बच्चों जीन प्ररूप। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा, सजीव की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या बाह्य प्रतीति वो तो कहलाएगी लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप, और सजीव की इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना वो कहलाएगी जीन प्ररूप या जीनोटाइप। बिल्कुल आसान हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण की। अब देखिए प्रभावी लक्षण व अप्रभावी लक्षण से क्या मतलब है। मैं एक संकरण करवाता हूं और उस संकरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा यहां पे मैंने जनक लिए, जनक। अब हम इनका आपस में संकरण करवाते हैं। जब इनका हम संकरण करवाते हैं तो देखिए इस प्रकार से होता है, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में इस कैपिटल टी स्मॉल टी, और वही का वही इनके साथ भी होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि यहां से जब हमने इन दो जनकों के मध्य संकरण करवाया तो संकरण करवाने के बाद जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। बच्चों ये कौन सी पीढ़ी है, ये पेरेंट पीढ़ी है, जनक पीढ़ी है, और जनक पीढ़ी से हमने कौन सी पीढ़ी प्राप्त कर ली बच्चों, F1 पीढ़ी प्राप्त कर ली। तो जो F1 पीढ़ी बच्चों प्राप्त हुई है उसके अंदर टोटल के टोटल यानी कि 100% जो पौधे हैं, जो 100% जो पौधे हैं वो हमें कैसे प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। और कैपिटल टी स्मॉल टी को बच्चों हम कहते हैं लंबापन, यानी कि इसको हम कहते हैं विषम युग्मजी लंबापन, विषम युग्मजी लंबे पौधे। यानी कि 100% पौधे जो हैं वो कैसे प्राप्त हुए, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हो गए। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी के अंदर जो 100% पौधे हैं वो विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए, यानी कि सीधी सीधी बात करें तो लंबे प्राप्त हुए। लेकिन यहां पर हम बात करें तो यहां पर लंबा जनक भी था और बौना जनक भी था, क्योंकि कैपिटल टी को हम लंबा जनक कहते हैं, स्मॉल टी को हम बौना जनक कहते हैं। यहां पर बात करें हम लंबेपन की और बौनेपन की तो F1 पीढ़ी में ये लंबा लक्षण तो अभिव्यक्त हो गया, लेकिन ये बौना लक्षण जो था वो अभिव्यक्त नहीं हुआ। क्या आप यहां पे बौनापन देख रहे हो? क्या मैंने यहां पे बौना शब्द लिखा? नहीं लिखा ना, यहां पर मैंने लंबा लिखा जो कि इस जनक का लक्षण है। तो हम क्या कहेंगे कि वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त
कर लेता है, अपने आप को F1PD में अभिव्यक्त कर लेता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण कहलाता है। दो लक्षण थे बच्चों, वापस से थोड़ा धैर्य से समझने का प्रयास कीजिए। लंबा लक्षण है, बौना लक्षण है। लक्षण बच्चों दो हैं, लेकिन हमने यहां पर क्या कहा, वह लक्षण यानी कि एक लक्षण। तो वह लक्षण कौन सा होगा बच्चों, लंबा लक्षण होगा, जो कि अपने आप को इस पीढ़ी के अंदर यानी कि F1PD के अंदर क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। बौना लक्षण अभी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, इसलिए वो बच्चों अप्रभावी लक्षण है। तो यहां पर हमने साथ में क्या लिखा है, अप्रभावी लक्षण भी लिखा है, जो कि अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। केवल इतना ही भेद करना है। लंबा लक्षण F1PD में अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए वो प्रभावी लक्षण। बौना लक्षण F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कैसा हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। आपको समझ में आ चुका होगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकरण संकर संकरण, बहुसंकर संकरण। ये सभी संकरण पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में हम इसके अनुपात भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक संकर संकरण क्या होता है, उसके बाद में आप सारे के सारे आसानी से समझ जाओगे। एक संकर संकरण क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इधर ध्यान देना कि वह संकरण, क्योंकि हम बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, हम संकरण पढ़ रहे हैं, तो वह संकरण जिसमें, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी वाले सारे समझ में आ जाएंगे। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। अब आप पूछोगे कि सर द्विसंकर संकरण क्या होता है, त्रिसंकर संकरण क्या होता है, बहुसंकर संकरण क्या होता है। बिल्कुल आसान। देखिए यहां पर हमने कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, एक लक्षण की। जब द्विसंकर संकरण आएगा तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। जब त्रिसंकर संकरण आएगा तो आप क्या लिख दोगे, यहां पे 3 लिख दोगे। और जब बहुसंकरण आएगा तो यहां पर आप लिखोगे अनेक लक्षण। बस केवल एक शब्द के अंदर फेरबदल करनी है, बहुत सारी परिभाषाएं आप बना सकते हो। एक संकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, द्विसंकर संकरण में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, त्रिसंकर संकरण में 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, बहुसंकर संकरण के अंदर अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी रहती है बिल्कुल आसान रहती है, जिसे आप बेहद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो संकर अनुपात से पूछे जाते हैं। कैसे, ध्यान देना। यहां पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, एक संकर अनुपात। एक संकर अनुपात जब बच्चों एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो हम कहते हैं एक संकर संकरण है। और जब एक लक्षण की वंशागति से जो अनुपात प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एक संकर अनुपात। यानी कि एक संकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होता है वह एक संकर अनुपात कहलाता है। जब द्विसंकर संकरण से अनुपात प्राप्त होता है तो उसे द्विसंकर अनुपात कहते हैं। और इसी प्रकार से जब त्रिसंकर संकरण कराया जाता है और जो अनुपात प्राप्त होता है, जो रेशियो प्राप्त होता है, वो कहलाता है त्रिसंकर अनुपात। तो ये बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है जो आपको पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। अगर आपको यहाँ से ये समझ में आ चुका है तो एक बार आप किताब के अंदर जरूर देख लें। अगर आप अभी पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता
नहीं है। आगे हम बात करते हैं परीक्षण संकरण की या टेस्ट क्रॉस की। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक संकरण किया था। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये लंबा जनक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लंबा, यानी कि अपन ने इसको प्रभावी बोला, पहले इसको हमने प्रभावी बोला यानी कि लंबा बोला, क्योंकि हमें ज्ञात हो गया। स्मॉल टी इसको हमने क्या बोला, अप्रभावी बोला। अप्रभावी का मतलब है इसको हमने क्या कहा, बौना कहा। इनका हमने क्या किया बच्चों, आपस में संकरण करवाया, तो हमें पूरे के पूरे पौधे बच्चों कैसे प्राप्त हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो गए, जो कि कितने थे बच्चों, 100% थे। कौन सी पीढ़ी है बच्चों, F1 पीढ़ी है। तो ये जो बातें हैं ये हमने पहले पढ़ ली है, जिसको हमने वापस से यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए ये लिखना जरूरी था। परीक्षण संकरण का मतलब है बच्चों कि जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो हमें अप्रभावी जनक के साथ कराना। ये भी बच्चों जनक है। ये कैसा जनक है, ये प्रभावी जनक है। ये बच्चों कैसा जनक है, ये अप्रभावी जनक है। दो जनक थे, दो जनक हैं, प्रभावी जनक अप्रभावी जनक। संकरण कराया, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई, सभी के सभी बौने, सभी के सभी कैसे प्राप्त हुए, और यहां पर हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, और F1 पीढ़ी में हमको सभी के सभी कैसे प्राप्त हो गए, लंबे पौधे प्राप्त हो गए। अब इसको परीक्षण संकरण को समझना कि जो हमने ये F1 पीढ़ी प्राप्त की है, इस F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ में संकरण करवाना। इस F1 पीढ़ी का यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का अप्रभावी जनक के साथ में यानी कि स्मॉल टी के साथ में क्या करना बच्चों, संकरण करवाना। ये कहलाता है परीक्षण संकरण, या फिर इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सीधा सीधा यहाँ पे लिखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो गया F1 पीढ़ी। ये बच्चों क्या हो गई, ये हो गई F1 पीढ़ी। इसका क्रॉस हम किसके साथ करवाएंगे, इस अप्रभावी जनक के साथ में, यानी कि स्मॉल टी, या इसके कोष्टक में हम लिख देंगे अप्रभावी जनक। और जब F1 पीढ़ी का संकरण हम अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, मीन्स परीक्षण संकरण है, टेस्ट क्रॉस है। संकर पूर्व संकरण का मतलब है बच्चों F1 पीढ़ी का संकरण भले आप अप्रभावी से कराओ, भले आप प्रभावी से कराओ। कराना किससे है, कराना जनक से है। वो जनक लंबा जनक हो सकता है, प्रभावी जनक हो सकता है, बौना जनक हो सकता है, अप्रभावी जनक हो सकता है। कराना किससे है, जनकों से कराना है, उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, F1 पीढ़ी का संकरण अगर हम कराते हैं प्रभावी के साथ में तो भी उसे हम क्या कहेंगे, संकर पूर्व संकरण कहेंगे। अगर हम F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी के साथ में भी करवा देते हैं तो भी हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस कह देंगे। लास्ट हमारी टर्मिनोलॉजी जो बच्चों रहती है वो रहती है व्युत्क्रम संकरण। इस टर्मिनोलॉजी को भी हम बच्चों यहां से समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहां पर बच्चों जो हमने ये कैपिटल टी लिया है, पहले हमने इसको क्या माना, नर माना, और पहले हमने इस स्मॉल टी को क्या मान लिया, मादा मान लिया, और इसका हमने संकरण करवा दिया बच्चों। जब हम दूसरी बार इनका संकरण करवाते हैं तो इसको हम नर नहीं मान के बच्चों मादा मानते हैं, और इसको मादा नहीं मान के हम क्या मानते हैं, नर मानते हैं। यानी कि जो जनक हैं बच्चों, उन जनकों की हम फेर बदल कर देते हैं, उनका नाम परिवर्तित कर देते हैं। पहले नर था उसको मादा कर देते हैं, पहले मादा था उसको नर कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। आई थिंक आप ये चीजें समझ चुके होंगे, आपको ये आनुवांशिक शब्दावली या जो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी रहती है वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी बच्चों समझ में आ चुकी है तभी जाकर आप इस यूनिट को, इसके अंदर जो नियम रहते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो नियम आप इस टर्मिनोलॉजी से ही समझ सकते हैं। अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं की, इसको आपने नहीं समझा, देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार आप और देखिए, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें समझाने का प्रयास किया गया है जो बुक्स के अंदर तो है ही है, लेकिन जो एक्सटर्नल जो सोर्स रहता है उससे भी मैंने कुछ चीजें ग्रहण की हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये चीजें आपको समझाने का प्रयास किया है तो वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, तो वो चीजें मैंने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ से समझ में आ चुका है, अगर आपको ये आनुवांशिक शब्दावली या जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आनुवांशिक शब्दावली समझने में आसानी हो, आनुवांशिक नियम समझने में आसानी हो।
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, नॉलेज लेके चले जाते हैं, लेकिन बच्चों सब्सक्राइब नहीं करते। आप बच्चों सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, उतना ज़्यादा बच्चों यहाँ से हमको हौसला मिलता है, हमारा हौसला अफजाई होता है। इसलिए आप ये काम कर लिया करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप हमारे साथ प्यार पूर्वक जुड़े हुए हैं। आपका स्नेह जो है मुझे मिलता रहे, आप सभी का जो साथ है वो मुझे मिलता रहे। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।